4. दृष्टिकोण। मैं स्कूल वापस चला गया। ये सही काम था, व्यवहार करने का सबसे अगोचर तरीका। दिन के अंत तक लगभग सभी अन्य छात्र भी कक्षा में वापस आ गए थे। केवल टायलर और बेला तथा कुछ अन्य छात्र जो शायद दुर्घटना का लाभ उठाकर स्कूल छोड़ने का मौका तलाश रहे थे, अनुपस्थित रहे। मेरे लिए सही काम करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन पूरी दोपहर मैं उस इच्छा के खिलाफ अपने दांत पीसता रहा जो मुझे छोड़ने के लिए तरस रही थी, ताकि मैं फिर से उस लड़की को ढूंढ सकूं। एक पीछा करने वाले की तरह, एक जुनूनी पीछा करने वाला, एक जुनूनी पिशाच पीछा करने वाला। आज स्कूल किसी तरह, असंभव रूप से, एक सप्ताह पहले की तुलना में कहीं अधिक उबाऊ लग रहा था। कोमा जैसा, ऐसा लग रहा था जैसे ईंटों, पेड़ों, आसमान, मेरे आसपास के चेहरों से रंग उड़ गया हो। मैं दीवारों की दरारों को घूर रहा था। एक और सही काम था जो मुझे करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर रहा था। बेशक यह एक गलत काम भी था। ये सब व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक कुलीन के नजरिए से, जो न केवल एक पिशाच है, बल्कि एक कुलीन है जो एक परिवार से संबंधित है, हमारी दुनिया में एक ऐसी दुर्लभ स्थिति है। सही बात कुछ इस तरह होती। मैं तुम्हें कक्षा में देखकर आश्चर्यचकित हूँ, एडवर्ड। मैंने सुना है कि आज सुबह तुम उस भयानक दुर्घटना में शामिल थे। हाँ, मैं था, मिस्टर बैनर, लेकिन मैं भाग्यशाली था। एक दोस्ताना मुस्कान। मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। काश मैं टायलर और बेला के लिए भी यही कह पाता। वे कैसे हैं? मुझे लगता है कि टायलर ठीक है। विंडशील्ड ग्लास पर बस कुछ खरोंचे हैं। हालांकि मुझे बेला के बारे में पक्का पता नहीं है। एक चिंतित भौं, उसे शायद सिर में चोट लगी हो। मैंने सुना है कि वह कुछ समय के लिए चीजों को ठीक से देख नहीं पा रही थी। मुझे पता है कि डॉक्टर चिंतित थे। ऐसा ही होना चाहिए था। मैं अपने परिवार के प्रति यही दायित्व निभाता हूँ। मैं तुम्हें कक्षा में देखकर आश्चर्यचकित हूँ, एडवर्ड। मैंने सुना है कि आज सुबह तुम उस भयानक दुर्घटना में शामिल थे। कोई मुस्कान नहीं। मुझे चोट नहीं लगी। श्री बैनर ने असहजता के कारण अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर स्थानांतरित किया। क्या तुम्हें पता है कि टायलर क्राउली और बेला स्वान कैसे हैं? मैंने सुना है कि उन्हें कुछ चोटें आई हैं। मैंने कंधे उचका दिए, मुझे नहीं मालूम। मिस्टर बैनर ने अपना गला साफ किया। हाँ, ठीक है, उन्होंने कहा। मेरी ठंडी निगाहों से उनकी आवाज़ थोड़ी तनावपूर्ण लग रही थी। वह तेजी से कक्षा के सामने आए और अपना व्याख्यान शुरू किया। ये गलत बात थी, जब तक कि आप इसे अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण से न देखें। मुझे लगा कि लड़की की पीठ पीछे उसकी निंदा करना बहुत ही अशिष्टता है, खासकर तब जब वह मेरी कल्पना से भी ज्यादा भरोसेमंद साबित हो रही थी। उसने मुझे धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं कहा, जबकि ऐसा करने के लिए उसके पास अच्छे कारण थे। क्या मैं उसे धोखा दूंगा जब उसने मेरे रहस्य को छिपाने के अलावा कुछ नहीं किया? मेरी श्रीमती गॉफ के साथ भी लगभग वैसी ही बातचीत हुई, केवल अंग्रेजी के बजाय स्पेनिश में, और एम्मेट ने मुझे लंबी नज़र से देखा। मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ हुआ उसके बारे में आपके पास अच्छी व्याख्या होगी। रोज युद्ध के रास्ते पर है। मैंने उसकी ओर देखे बिना ही अपनी आंखें घुमा लीं। मैं वास्तव में एक बिल्कुल सही स्पष्टीकरण के साथ आया था। बस मान लीजिए कि मैंने लड़की को वैन से कुचलने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया होता। मैं उस विचार से पीछे हट गया। लेकिन अगर उसे टक्कर लगी होती, अगर वह घायल हो गई होती और खून बह रहा होता, लाल तरल पदार्थ फैल रहा होता, ब्लैकटॉप पर बर्बाद हो रहा होता, हवा में ताज़ा खून की गंध फैल रही होती, मैं फिर से कांप उठी, लेकिन सिर्फ डर से नहीं। मेरा एक हिस्सा इच्छा से कांप उठा। नहीं, मैं उसे खून बहते हुए नहीं देख पाती अगर हम सबको और भी ज्यादा बेशर्मी और चौंकाने वाले तरीके से उजागर नहीं करती। ये बिल्कुल सही बहाना था, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये बहुत शर्मनाक था, और फिर भी मैंने इस बारे में काफ़ी समय बाद तक नहीं सोचा था। जेस्पर पर नज़र रखो, एम्मेट मेरी कल्पना से बेखबर बोला। वह अब उतना क्रोधित नहीं है, लेकिन वह पहले से ज्यादा दृढ़ है। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था, और एक पल के लिए पूरा कमरा मेरे चारों ओर घूम गया।
क्रोध की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि लाल धुंध ने मेरी दृष्टि को ढक लिया। मुझे लगा कि मैं इससे घुट जाऊंगा। एडवर्ड, खुद को संभालो, एम्मेट ने अपने सिर में चिल्लाते हुए कहा। उसका हाथ मेरे कंधे पर आ गया और मैं अपनी सीट पर खड़ा होने से पहले ही मुझे पकड़ लिया। उसने शायद ही कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया हो, ऐसा करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वह किसी भी पिशाच से कहीं ज़्यादा ताकतवर था जिसका हमने कभी सामना किया था, लेकिन उसने अब इसका इस्तेमाल किया। उसने मुझे नीचे धकेलने के बजाय मेरी बाँह पकड़ ली। अगर वह धक्का दे रहा होता तो मेरे नीचे की कुर्सी गिर जाती। आसान है, उसने आदेश दिया। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल था। मेरे सिर में गुस्सा जल रहा था। जेस्पर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक हम सब बात नहीं कर लेते। मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है। मैंने आराम करने पर ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि एम्मेट का हाथ ढीला पड़ गया है। अपने आप को और अधिक तमाशा न बनाने की कोशिश करें। आप पहले से ही काफ़ी मुसीबत में हैं। मैंने गहरी सांस ली और एम्मेट ने मुझे छोड़ दिया। मैंने नियमित रूप से कमरे में खोजबीन की, लेकिन हमारा टकराव इतना छोटा और मौन था कि एम्मेट के पीछे बैठे कुछ ही लोगों को पता चला। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए, और उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। कुलीन दंपत्ति विचित्र थे, ये बात तो सभी जानते थे। धिक्कार है, बच्चे, तुम एक गड़बड़ हो, एम्मेट ने कहा, उसके स्वर में सहानुभूति थी। मुझे काटो, मैंने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया और मैंने उसकी धीमी हंसी सुनी। एम्मेट को कोई शिकायत नहीं थी और मुझे शायद उसकी सहज स्वीकृति के लिए अधिक आभारी होना चाहिए था। लेकिन मैं देख सकता था कि जेस्पर के इरादे उसे समझ में आ रहे थे कि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि यह कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका कैसे हो सकता है। क्रोध धीरे धीरे कम होता गया, मुश्किल से काबू में आ पाया। हाँ, एम्मेट मुझसे ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने मुझे कुश्ती के मुकाबले में अभी तक नहीं हराया था। उसने दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने धोखा दिया था, लेकिन विचारों को सुनना मेरे व्यक्तित्व का उतना ही हिस्सा था जितना कि उसकी अपार शक्ति उसका हिस्सा थी। हम लड़ाई में बराबरी पर थे। लड़ाई, क्या यही सब होने वाला था? क्या मैं अपने परिवार से एक ऐसे इंसान के लिए लड़ने जा रहा था जिसे मैं मुश्किल से जानता था? मैंने एक पल के लिए उस बारे में सोचा। जेस्पर, रोज और एम्मेट के साथ मेरी बाहों में लड़की के शरीर की नाजुक भावना के बारे में सोचा। अलौकिक रूप से शक्तिशाली और तेज, स्वभाव से हत्या करने वाली मशीनें। हाँ, मैं उसके लिए लड़ूंगा, अपने परिवार के खिलाफ। मैं कांप उठा, लेकिन उसे असुरक्षित छोड़ना उचित नहीं था, जबकि मैं ही उसे खतरे में डालने वाला व्यक्ति था। हालांकि मैं अकेले नहीं जीत सकता था, उन तीनों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं, और मुझे ये भी चिंता थी कि मेरे सहयोगी कौन होंगे। कार्लिस्ले, निश्चित रूप से। वह किसी से नहीं लड़ेगा, लेकिन वह रोज और जेस्पर के इरादों के पूरी तरह खिलाफ होगा। शायद मुझे बस इतना ही चाहिए था। एस्मे, संदिग्ध, वह मेरे खिलाफ भी नहीं जाएगी, और वह कार्लिस्ले से असहमत होने से नफरत करेगी, लेकिन वह किसी भी योजना के पक्ष में होगी जो उसके परिवार को एकजुट रखे। उसकी पहली प्राथमिकता सही नहीं होगी, बल्कि मैं हूँ। अगर कार्लिस्ले हमारे परिवार की आत्मा थी, तो एस्मे दिल थी। उसने हमें एक नेता दिया जो अनुसरण करने के योग्य था। उसने उस अनुसरण को प्रेम का कार्य बना दिया। हम सभी एक दूसरे से प्यार करते थे, यहाँ तक कि जेस्पर और रोज के प्रति मेरे गुस्से के बावजूद, यहाँ तक कि लड़की को बचाने के लिए उनसे लड़ने की योजना बनाते हुए, मुझे पता था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। एलिस, मुझे कुछ पता नहीं था। यह शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि वह क्या देखती है। मैंने कल्पना की थी कि वो विजेता का पक्ष लेगी, इसलिए मुझे बिना किसी मदद के ये काम करना होगा। मैं अकेले उनके लिए मैच नहीं था, लेकिन मैं अपनी वजह से लड़की को चोट नहीं पहुंचाने वाला था। इसका मतलब हो सकता है कि मैं टालमटोल करने वाली कार्रवाई करूं। अचानक आई काली हंसी से मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि लड़की मेरे अपहरण पर कैसी प्रतिक्रिया करेगी। बेशक,
मैं शायद ही कभी उसकी प्रतिक्रियाओं का सही अनुमान लगा पाता, लेकिन आतंक के अलावा उसकी और क्या प्रतिक्रिया हो सकती थी। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसका अपहरण करके उसे कैसे संभालूं। मैं बहुत लंबे समय तक उसके करीब नहीं रह पाऊंगा। शायद मैं उसे उसकी माँ के पास वापस पहुंचा दूं। इतना भी बहुत कुछ तो बहुत ही मुश्किल होगा। खतरा उसके लिए और मेरे लिए भी। मुझे अचानक एहसास हुआ, अगर मैं उसे गलती से मार दूं। मुझे ठीक से पता नहीं था कि इससे मुझे कितना दर्द होगा, लेकिन मुझे पता था कि यह बहुआयामी और तीव्र होगा। समय तेजी से बीत गया और मैं अपने सामने आने वाली सभी जटिलताओं पर विचार करने लगी। घर पर होने वाला झगड़ा, परिवार के साथ संघर्ष, और वह सब कुछ जिसके लिए मुझे बाद में मजबूर होना पड़ सकता है। खैर, मैं ये शिकायत नहीं कर सकता कि इस स्कूल के बाहर का जीवन नीरस था। लड़की इतनी बदल गई थी। एमिट और मैं चुपचाप कार की ओर चल दिए, तभी घंटी बजी। वह मेरे और रोज़ली के बारे में चिंतित था। वह जानता था कि जब पक्ष चुनने का समय आएगा तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा, और यह बात उसे परेशान कर रही थी। बाकी लोग भी कार में हमारा इंतजार कर रहे थे, वे भी चुप थे। हम बहुत शांत समूह थे। सिर्फ मैं ही चिल्लाने की आवाज़ सुन सकता था। बेवकूफ, पागल, मूर्ख, मूर्ख, स्वार्थी, गैर-जिम्मेदार मूर्ख। रोज़ली ने अपने दिमाग की पूरी ताकत से लगातार अपमान की धारा बहाई। इससे दूसरों की बातें सुनना मुश्किल हो गया, लेकिन मैंने उसे जितना हो सका अनदेखा किया। जेस्पर के बारे में एमिट सही था। वह अपने रास्ते के बारे में निश्चित था। एलिस परेशान थी, जेस्पर के बारे में चिंता कर रही थी, भविष्य की छवियों के माध्यम से आगे बढ़ रही थी। चाहे जेस्पर लड़की की ओर किसी भी दिशा में आए, एलिस हमेशा मुझे वहां देखती थी, उसे रोकते हुए। दिलचस्प बात यह है कि इन दृश्यों में न तो रोज़ली और न ही एमिट उसके साथ थे। इसलिए जेस्पर ने अकेले काम करने की योजना बनाई। इससे चीजें बराबर हो जाएंगी। जेस्पर सबसे अच्छा था, निश्चित रूप से हम में से सबसे अनुभवी फाइटर। मेरा एक फायदा ये था कि मैं उसके मूव्स को उसके मूव्स करने से पहले ही सुन सकता था। मैंने अपने भाइयों के साथ कभी भी खेल में ही लड़ाई नहीं की थी। मुझे जेस्पर को चोट पहुंचाने की कोशिश करने के विचार से ही बुरा लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बस उसे ब्लॉक करना था, बस इतना ही। मैंने एलिस पर ध्यान केंद्रित किया और जेस्पर के आक्रमण के विभिन्न तरीकों को याद किया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, उसकी दृष्टि बदल गई, वह स्वान्स के घर से दूर होती चली गई। मैं पहले उसे रोक रहा था। बंद करो एडवर्ड, वह चिल्लाए। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस देखता रहा। वह आगे की ओर, दूर की संभावनाओं के धुंधले, अनिश्चित दायरे में खोज करने लगी। सब कुछ छायादार और अस्पष्ट था। घर के पूरे रास्ते में आवेशित सन्नाटा खत्म नहीं हुआ। एक घर के बाहर बड़े गराज में खड़ी थी। कार्लिसल की मर्सिडीज वहां थी, एमिट की बड़ी जीप, रोज की M3 और मेरी वैनिक्विश के बगल में। मुझे खुशी थी कि कार्लिसल पहले से ही घर पर था। ये सन्नाटा विस्फोटक रूप से खत्म हो सकता था, और मैं चाहता था कि वह उस समय वहां हो। हम सीधे भोजन कक्ष में चले गए। बेशक कमरे का कभी भी उसके इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया, लेकिन इसमें एक लंबी, अंडाकार महोगनी मेज थी जिसके चारों ओर कुर्सियां थीं, और हम इस बात का ध्यान रखते थे कि सभी सामान सही जगह पर हों। कार्लिसले को इसका उपयोग करना पसंद था। इसे एक सम्मेलन कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया गया। ऐसे मजबूत और अलग अलग व्यक्तित्व वाले समूह में कभी कभी शांत, बैठे हुए तरीके से चीजों पर चर्चा करना आवश्यक होता है। मुझे लग रहा था कि आज ये सेटिंग ज्यादा मददगार नहीं होगी। कार्लिसले कमरे के पूर्वी सिरे पर अपनी सामान्य जगह पर बैठा था। एस्मे उसके बगल में थी, वे दोनों मेज के ऊपर हाथ पकड़े हुए थे। एस्मे की आंखें मुझ पर थीं, उनकी सुनहरी गहराई चिंता से भरी हुई थी। रुको, बस यही उसका एकमात्र विचार था। उसे नहीं पता था कि क्या शुरू होने वाला है, वह बस मेरे बारे में चिंतित थी। मैं चाहती थी कि मैं उस महिला को देखकर मुस्कुरा सकूं जो वास्तव में मेरे लिए माँ थी, लेकिन अब मेरे पास उसके लिए कोई आश्वासन नहीं था। मैं कार्लिसले के दूसरी ओर बैठा था।
कार्लिसले को इस बात का बेहतर अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। उसके होंठ कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे और उसका माथा सिकुड़ा हुआ था। उसके युवा चेहरे के लिए यह भाव बहुत बुरा लग रहा था। जब बाकी सब लोग बैठे थे तो मैं रेखाएं खींची जाती देख सकता था। रोज़ली कार्लिसले के ठीक सामने लंबी मेज के दूसरे छोर पर बैठी थी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा, कभी नजरें नहीं हटाईं। एम्मेट उसके पास बैठा था, उसका चेहरा और विचार दोनों ही विकृत थे। जेस्पर हिचकिचाया और फिर रोज़ली के पीछे दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। इस चर्चा का नतीजा चाहे जो भी हो, वह तय हो चुका था। मेरे दांत आपस में चिपक गए। एलिस सबसे आखिर में आई थी और उसकी नज़रें भविष्य में किसी दूर की चीज पर टिकी हुई थीं, जो अभी भी इतनी अस्पष्ट थी कि वह उसका उपयोग नहीं कर सकती थी। बिना कुछ सोचे समझे वह एस्मे के बगल में बैठ गई। उसने अपना माथा रगड़ा जैसे उसे सिरदर्द हो। जेस्पर बेचैनी से कांप उठा और उसके साथ जाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन वह अपनी जगह पर ही रहा। मैंने गहरी सांस ली। मैंने ही शुरू किया था, मुझे पहले बोलना चाहिए। मुझे खेद है, मैंने कहा, पहले रोज, फिर जेस्पर और फिर एम्मेट की ओर देखते हुए। मेरा इरादा आप में से किसी को भी जोखिम में डालने का नहीं था। ये बिना सोचे समझे किया गया काम था और मैं अपनी जल्दबाजी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। रोसेली ने मुझे गुस्से से घूरा। तुम्हारा क्या मतलब है, पूरी जिम्मेदारी लेना? क्या तुम इसे ठीक करने जा रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब यह नहीं है। मैंने अपनी आवाज़ को संतुलित और शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। मैं इस घटना से पहले ही जाने की योजना बना रहा था। अब मैं जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि लड़की सुरक्षित रहेगी, तो मैंने अपने मन में संशोधन किया। अगर मुझे लगता है कि लड़की सुरक्षित रहेगी, तो तुम में से कोई भी उसे नहीं छुएगा। स्थिति अपने आप हल हो जाएगी। नहीं, एस्मे ने बड़बड़ाते हुए कहा। नहीं, एडवर्ड, मैंने उसका हाथ थपथपाया, बस कुछ ही साल की बात है। हालांकि एस्मे सही है, एम्मेट ने कहा। आप कहीं नहीं जा सकते। यह मददगार होने के विपरीत होगा। हमें ये जानना होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, अब पहले से कहीं ज्यादा। एलिस को कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, मैंने असहमति जताई। कार्लिसले ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि एम्मेट सही है, एडवर्ड। अगर तुम गायब हो जाओगे तो लड़की के बात करने की संभावना ज्यादा होगी। या तो हम सब चले जाएंगे या फिर कोई नहीं। वो कुछ नहीं कहेगी, मैंने जल्दी से जोर देकर कहा। रोज विस्फोट की तैयारी कर रही थी और मैं चाहता था कि यह बात पहले ही सामने आ जाए। तुम उसके मन की बात नहीं जानते, कार्लिसले ने मुझे याद दिलाया। मैं इतना जानता हूँ। एलिस, मेरी बात का समर्थन करो। एलिस ने थके हुए भाव से मेरी ओर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर हम इसे अनदेखा कर दे तो क्या होगा। उसने रोज और जेस्पर की ओर देखा। नहीं, वो उस भविष्य को नहीं देख सकती थी, तब तो कतई नहीं जब रोसेली और जेस्पर इस घटना को नजरअंदाज करने के खिलाफ थे। रोसेली की हथेली जोर से मेज पर गिरी। हम इंसान को कुछ भी कहने का मौका नहीं दे सकते। कार्लिसले, तुम्हें ये देखना चाहिए। भले ही हम सब गायब हो जाने का फैसला कर लें, लेकिन अपने पीछे कहानियां छोड़ना सुरक्षित नहीं है। हम अपने बाकी लोगों से इतने अलग रहते हैं कि तुम्हें पता है कि ऐसे लोग भी हैं जो उंगलियां उठाने का बहाना ढूंढते हैं। हमें किसी और से ज्यादा सावधान रहना होगा। हमने पहले भी अफवाहें पीछे छोड़ी हैं, मैंने उसे याद दिलाया। ये सिर्फ अफवाहें और संदेह हैं, एडवर्ड। कोई प्रत्यक्षदर्शी या सबूत नहीं। सबूत? मैंने उपहास किया, लेकिन जेस्पर अपनी आंखें गड़ाए हुए सिर हिला रहा था। रोज, कार्लिसले ने शुरू किया। मुझे अपनी बात खत्म करने दो, कार्लिसले। यह कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है। लड़की ने आज अपना सिर चोटिल कर लिया, इसलिए हो सकता है कि यह चोट दिखने से कहीं ज्यादा गंभीर हो। रोज़ली ने कंधे उचका दिए। हर इंसान कभी न जागने की संभावना के साथ सोता है। दूसरे लोग हमसे उम्मीद करेंगे कि हम खुद ही सफाई करें। तकनीकी रूप से यह एडवर्ड का काम होगा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उसके परे है। तुम्हें पता है कि मैं नियंत्रण करने में सक्षम हूँ। मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रोज़ली,
हम सब जानते हैं कि तुम कितनी कुशल हत्यारी हो, मैंने कहा, गुर्राया हुआ। वो मुझ पर फुफकार उठी। कुछ पलों के लिए तो वह शब्दों से परे थी। काश ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता। एडवर्ड, कृपया, कार्लसले ने कहा। फिर वह रोज़ली की ओर मुड़ा। रोज़ली, मैंने रोचेस्टर में दूसरी तरफ देखा क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों को तुमने मारा था, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। ये वही स्थिति नहीं है। स्वान लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। ये व्यक्तिगत नहीं है, कार्लसले, रोसेली ने दांत पीसते हुए कहा। ये हम सब की सुरक्षा के लिए है। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, जबकि कार्लसल ने अपने जवाब के बारे में सोचा। जब उसने सिर हिलाया, तो रोज़ली की आंखें चमक उठीं। उसे पहले से पता होना चाहिए था। भले ही मैं उसके विचारों को न पढ़ पाता, लेकिन मैं उसके अगले शब्दों का अनुमान लगा सकता था। कार्लसल ने कभी समझौता नहीं किया। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा अच्छा है, रोज़ली, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। कभी कभार दुर्घटना या नियंत्रण में चूक हमारे व्यक्तित्व का एक दुखद हिस्सा है। खुद को बहुवचन में शामिल करना उसके लिए बहुत अच्छा था, हालांकि उसने खुद कभी ऐसी चूक नहीं की थी। एक निर्दोष बच्चे की निर्मम हत्या करना पूरी तरह से अलग बात है। मेरा मानना है कि वह जो जोखिम पेश करती है, चाहे वह अपने संदेह को बताए या न बताए, वह बड़े जोखिम के आगे कुछ भी नहीं है। अगर हम खुद को बचाने के लिए अपवाद बनाते हैं, तो हम कुछ और महत्वपूर्ण जोखिम उठाते हैं। हम जो हैं उसका सार खोने का जोखिम उठाते हैं। मैंने अपने हाव भाव को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया। मुस्कुराना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, या फिर तालियां बजाना, जैसा कि मैं चाहता था। रोज़ली ने गुस्से से कहा, ये सिर्फ जिम्मेदारी दिखाना है। ये तो लापरवाही है, कार्लसले ने धीरे से सुधारा। हर जीवन कीमती है। रोज़ली ने गहरी सांस ली और उसका निचला होंठ बाहर निकल आया। एम्मेट ने उसके कंधे को थपथपाया। सब ठीक हो जाएगा, रोज़, उसने धीमी आवाज में प्रोत्साहित किया। कार्लसले ने आगे कहा, प्रश्न यह है कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, रोज़ली ने विलाप किया, हम अभी अभी बसे हैं। मैं हाई स्कूल में अपने दूसरे वर्ष की पढ़ाई फिर से शुरू नहीं करना चाहती। बेशक, आप अपनी वर्तमान उम्र को बरकरार रख सकते हैं, कार्लसले ने कहा। और फिर इतनी जल्दी फिर से घर बदलना पड़ेगा, उसने जवाब दिया। कार्लसले ने कंधे उचका दिए। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ सूरज बहुत कम निकलता है, हम लगभग सामान्य हो जाते हैं। ठीक है, हमें अभी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या यह आवश्यक हुआ। एडवर्ड को स्वान लड़की की चुप्पी पर पूरा भरोसा है। रोज़ली ने नाक भान सिकोड़ी। लेकिन अब मुझे रोज़ की चिंता नहीं थी। मैं देख सकता था कि वह कार्लसले के फैसले के साथ जाएगी, चाहे वह मुझसे कितनी भी नाराज क्यों न हो। उनकी बातचीत महत्वहीन विवरणों पर चली गई थी। जेस पर अविचलित रहा। मैं समझ गया कि ऐसा क्यों हुआ। एलिस से मिलने से पहले वह एक युद्ध क्षेत्र में रहता था, युद्ध का एक निर्मम रंगमंच। वह जानता था कि नियमों का उल्लंघन करने का क्या परिणाम होता है। उसने अपनी आंखों से इसके भयानक परिणाम देखे थे। इससे बहुत कुछ पता चलता है कि उसने अपनी अतिरिक्त क्षमताओं से रोज़ली को शांत करने की कोशिश नहीं की थी, न ही अब वो उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था। वो इस चर्चा से खुद को अलग रख रहा था। जेस पर, मैंने कहा। उसने मेरी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसका चेहरा भावहीन था। वह मेरी गलती की कीमत नहीं चुकाएगी। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। तो फिर उसे इससे फ़ायदा होगा। उसे आज ही मर जाना चाहिए था, एडवर्ड। मैं बस इसे ठीक कर दूंगा। मैंने अपने हर शब्द पर जोर देते हुए अपनी बात दोहराई, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, उसने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं उसे रोकने के लिए कुछ करूंगी। उसने एक बार अपना सिर हिलाया। और मैं एलिस को खतरे में नहीं रहने दूंगा, चाहे वह थोड़ा सा भी खतरा क्यों न हो। तुम किसी के बारे में वैसा महसूस नहीं करते जैसा मैं उसके बारे में महसूस करता हूँ, एडवर्ड, और तुमने वह नहीं जिया है जो मैंने जिया है, चाहे तुमने मेरी यादें देखी हो या नहीं।
तुम नहीं समझते, मैं इस बात पर विवाद नहीं कर रहा हूँ जैस्पर, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं तुम्हें इसाबेला स्वान को चोट पहुंचाने की इजाज़त नहीं दूंगा। हम एक दूसरे को घूर रहे थे, घूर कर नहीं, बल्कि विरोध को मापते हुए। मुझे लगा कि वह मेरे आसपास के मूड को परख रहा है, मेरे दृढ़ संकल्प का परीक्षण कर रहा है। जेज, एलिस ने हमें बीच में रोकते हुए कहा। उसने एक पल के लिए मेरी नज़र को थामे रखा और फिर उसकी तरफ देखा। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अपनी रक्षा कर सकती हो, एलिस। मैं पहले से ही यह जानता हूँ। यह नहीं बदलता। मैं यह नहीं कहने जा रही हूँ, एलिस ने बीच में टोकते हुए कहा। मैं आपसे एक एहसान मांगने जा रही थी। मैं समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था और मेरा मुंह खुला रह गया और एक जोरदार चीख निकल गई। मैं उसे घूरता रहा, हैरान। बस थोड़ा बहुत एहसास था कि एलिस और जैस्पर के अलावा हर कोई अब मुझे सावधानी से देख रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। धन्यवाद, लेकिन मैं वास्तव में इसकी सराहना करूंगा यदि आप बेला को मारने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले, एडवर्ड काफी गंभीर है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों लड़ो। दूसरी बात, वह मेरी दोस्त है। कम से कम, वह मेरी दोस्त तो होगी। ये बात उसके दिमाग में शीशे की तरह साफ थी। एलिस मुस्कुरा रही थी, अपनी बर्फीली सफ़ेद बाँह को लड़की के गर्म, नाजुक कंधों पर रखे हुए। और बेला भी मुस्कुरा रही थी, अपनी बाँह एलिस की कमर पर रखे हुए। ये दृष्टिकोण बहुत ठोस था, केवल इसका समय अनिश्चित था। लेकिन, एलिस, जैस्पर ने हौंफते हुए कहा। मैं उसके हाव भाव देखने के लिए अपना सिर नहीं घुमा पाया। मैं एलिस की दृष्टि में छवि से खुद को अलग नहीं कर पाया ताकि उसके विचारों को सुन सकूं। मैं किसी दिन उससे प्यार करने जा रहा हूं, जेज। अगर तुम उसे ऐसा करने नहीं दोगे तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगा। मैं अभी भी एलिस के विचारों में उलझा हुआ था। मुझे भविष्य की झलक दिखाई दे रही थी। उसके अप्रत्याशित अनुरोध के सामने जैस्पर का संकल्प डगमगा गया। उसने भरते हुए कहा कि उसके अनिर्णय ने एक नया भविष्य तय कर दिया है। देखा, बेला कुछ नहीं कहने वाली। चिंता की कोई बात नहीं है। जिस तरह से उसने लड़की का नाम लिया, ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से ही करीबी विश्वासपात्र हों। एलिस, मेरा गला रुंध गया। क्या यह? मैंने तुमसे कहा था कि एक बदलाव आने वाला है। मुझे नहीं पता, एडवर्ड। लेकिन उसने अपना जबड़ा बंद कर लिया और मैं देख सकता था कि कुछ और भी था। वो इसके बारे में न सोचने की कोशिश कर रही थी। वो अचानक जैस्पर पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही थी, हालांकि वह इतना स्तब्ध था कि अपने निर्णय लेने में बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था। वो कभी कभी ऐसा करती थी जब वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करती थी। क्या, एलिस, तुम क्या छुपा रही हो? मैंने एम्मेट को बड़बड़ाते हुए सुना। जब भी मैं और एलिस इस तरह की बातें करते तो वो हमेशा निराश हो जाता था। उसने अपना सिर हिलाकर मुझे अंदर न आने देने की कोशिश की। क्या ये लड़की के बारे में है? मैंने पूछा। क्या ये बेला के बारे में है? वो एकाग्रता में अपने दांत पीस रही थी, लेकिन जब मैंने बेला का नाम लिया तो वह फिसल गई। उसकी फिसलन सिर्फ एक सेकंड के सबसे छोटे हिस्से तक ही रही, लेकिन वह काफी समय के लिए थी। नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा। मैंने अपनी कुर्सी को फर्श से टकराते हुए सुना और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा था। एडवर्ड कार्लिसर भी अपने पैरों पर खड़ा था और मेरे कंधे को पकड़ रहा था। मुझे उसका एहसास ही नहीं हो रहा था। ये ठोस होता जा रहा है, एलिस फुसफुसाए। हर मिनट तुम और अधिक दृढ़ निश्चय होते जा रहे हो। उसके पास अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो एक या दूसरा, एडवर्ड। मैं देख सकता था कि उसने क्या देखा, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। नहीं, मैंने फिर कहा। मेरे इनकार में कोई दम नहीं था। मेरे पैर खोखले लग रहे थे और मुझे खुद को टेबल के सहारे टिकाना पड़ा। कार्लिसर का हाथ दूर गिर गया। ये बहुत कष्टप्रद है, एम्मेट ने शिकायत की। मुझे जाना होगा, मैंने एलिस को अनदेखा करते हुए फुसफुसाकर कहा। एडवर्ड, हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं, एम्मेट ने ऊंची आवाज में कहा। लड़की से बातचीत शुरू करने का यही सबसे अच्छा तरीका है।
इसके अलावा अगर तुम चले गए तो हमें पक्का पता नहीं चलेगा कि वो बात कर रही है या नहीं। तुम्हें यहीं रहना होगा और इस पर काबू पाना होगा। मैं तुम्हें कहीं जाते हुए नहीं देखती, एडवर्ड, एलिस ने मुझसे कहा। मुझे नहीं पता कि तुम अब और जा सकते हो या नहीं। इस बारे में सोचो, उसने चुपचाप कहा। जाने के बारे में सोचो। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। हाँ, उस लड़की को फिर कभी न देखने का विचार दर्दनाक था। अस्पताल के गलियारे में जहां मैंने उसे इतनी कठोर विदाई दी थी, मैंने पहले ही यह महसूस कर लिया था। लेकिन अब वहां से जाना और भी जरूरी था। मैं भविष्य में उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं चुन सकता था, जिसके लिए मैंने उसे दोषी ठहराया था। मैं जेस्पर के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, एडवर्ड, एलिस ने कहा। अगर तुम चले जाओ, अगर उसे लगता है कि वो हमारे लिए खतरा है। मैंने ऐसा नहीं सुना, मैंने उसका विरोध किया, अभी भी हमारे दर्शकों के बारे में केवल आधा ही जानता था। जेस्पर डगमगा रहा था। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे एलिस को ठेस पहुंचे। अभी नहीं। क्या तुम उसकी जान जोखिम में डालोगे, उसे असुरक्षित छोड़ दोगे? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कराहते हुए कहा। मेरा सिर मेरे हाथों में आ गया। मैं बेला का रक्षक नहीं था। मैं ऐसा नहीं हो सकता था। क्या एलिस का विभाजित भविष्य इसका पर्याप्त सबूत नहीं था? मैं भी उससे प्यार करता हूँ। यह मैं करूँगा। यह एक जैसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह मेरे आसपास रहे। क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? मैंने अविश्वास से फुसफुसाते हुए कहा। उसने आह भरी। तुम बहुत अंधे हो, एडवर्ड। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम कहाँ हो? ये कल सुबह उगने वाले सूरज से भी ज्यादा अपरिहार्य है। देखो मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने भयभीत होकर अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने उन दृश्यों को बंद करने की कोशिश की जो उसने मुझे दिखाए थे। मुझे उस रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। मैं चला जाऊंगा। मैं भविष्य बदल दूंगा। आप कोशिश कर सकते हैं, उसने संदेह भरी आवाज में कहा। ओह, चलो, एम्मेट चिल्लाया। ध्यान दो, रोज ने उस पर फुसफुसाते हुए कहा। एलिस ने उसे एक इंसान के प्यार में पड़ते हुए देखा है। कितना क्लासिकल, एडवर्ड, उसने उबकाई जैसी आवाज निकाली। मैं उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाया। क्या? एम्मेट ने चौंकते हुए कहा। फिर उसकी जोरदार हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। क्या यही चल रहा है? वह फिर से हंसा। बहुत मुश्किल है, एडवर्ड। मुझे लगा कि उसका हाथ मेरी बांह पर लगा है, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दे पा रही थी। किसी इंसान के प्यार में पड़ना, एस्मे ने स्तब्ध स्वर में दोहराया। उस लड़की के लिए जिसे उसने आज बचाया, उससे प्यार करना। तुम क्या देख रही हो, एलिस? बिल्कुल, जेस्पर ने पूछा। वो उसकी ओर मुड़ी। मैं उसके चेहरे की तरफ स्तब्ध भाव से देखता रहा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो पर्याप्त रूप से मजबूत है या नहीं। या तो वह खुद उसे मार देगा। उसने फिर से मेरी नज़रों का सामना किया, घूरते हुए, जो वास्तव में मुझे परेशान करेगा। एडवर्ड, ये तो छोड़िए कि यह तुम्हारे साथ क्या करेगा। उसने फिर से जेस्पर का सामना किया। या वह किसी दिन हम में से एक होगी। किसी ने हौंफते हुए कहा। मैंने ये देखने की कोशिश नहीं की कि कौन हौंफ रहा है। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं फिर चिल्ला रहा था। कोई भी नहीं। एलिस ने ऐसे कहा जैसे उसने मेरी बात सुनी ही न हो। ये सब निर्भर करता है, उसने दोहराया। हो सकता है कि वो उसे न मारने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो, लेकिन ये बहुत करीब होगा। इसके लिए बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होगी, उसने सोचा। कार्लिसल के पास जितना है, उससे भी अधिक। एकमात्र चीज जो वह करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, वह है उससे दूर रहना। यह एक खोया हुआ मामला है। मैं अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई और भी अपनी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। कमरा शांत था। मैंने एलिस को देखा और बाकी सभी ने मुझे देखा। मैं अपने डरे हुए चेहरे को 5 अलग अलग नजरिए से देख सकता था। एक लंबे क्षण के बाद कार्लिसले ने आह भरी। ठीक है, ये चीजों को जटिल बनाता है। मैं कहूँगा, एम्मेट ने सहमति व्यक्त की।
उसकी आवाज़ अभी भी हंसी के करीब थी। एमिट पर भरोसा करे कि वो मेरे जीवन के विनाश में मजाक ढूंढ लेगा। मुझे लगता है कि योजनाएं वही रहेंगी, कार्लिसले ने सोच समझकर कहा। हम रुकेंगे और देखेंगे। जाहिर है कोई भी लड़की को चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं सख्त हो गया। नहीं, जेस्पर ने धीरे से कहा। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूँ अगर एलिस सिर्फ 2 ही देखती है। तौर तरीकों। नहीं, मेरी आवाज़ चिल्लाहट, गुर्राहट या निराशा की चीख नहीं थी, बल्कि इन तीनों का मिश्रण थी। नहीं, मुझे जाना पड़ा उनके विचारों के शोर से दूर रहने के लिए। रोसेली की आत्मधार्मिक घृणा, एमिट का हास्य, कार्लिसले का कभी ना खत्म होने वाला धैर्य। इससे भी बदतर एलिस का आत्मविश्वास, जेस्पर का उस आत्मविश्वास पर भरोसा। सबसे बुरी बात, एस्मे की खुशी। मैं कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं उसके पास से गुजरा तो एस्मे ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका इशारा स्वीकार नहीं किया। मैं घर से बाहर निकलने से पहले ही दौड़ रहा था। मैंने एक ही झटके में लॉन और नदी को साफ किया और जंगल में भाग गया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, इतनी तेज कि मैं कुछ ही सेकंड में भीग गया। मुझे पानी की मोटी चादर पसंद थी, इसने मेरे और बाकी दुनिया के बीच एक दीवार बना दी। इसने मुझे अपने अंदर बंद कर लिया, मुझे अकेला रहने दिया। मैं बिना अपनी सीधी राह को तोड़े पहाड़ों के ऊपर से होते हुए पूर्व की ओर भागा, जब तक कि मुझे साउंड के दूसरी ओर सिएटल की रोशनी का धुंधला सा आभास नहीं हुआ। मैं मानव सभ्यता की सीमाओं को छूने से पहले ही रुक गया। बारिश में बंद, बिल्कुल अकेले, मैंने अंततः अपने आप को ये देखने के लिए विवश किया कि मैंने क्या किया है, किस तरह से मैंने भविष्य को विकृत कर दिया है। सबसे पहले एलिस और लड़की की एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले, हाई स्कूल के पास जंगल में साथ साथ चलते हुए दृष्टि, विश्वास और दोस्ती इतनी स्पष्ट थी कि यह छवि से बाहर निकलती थी। बेला की चौड़ी चॉकलेटी आंखें इस दृष्टि में भ्रमित नहीं थीं, लेकिन इस पल में अभी भी रहस्यों से भरी हुई थीं। वे खुश रहस्य लग रहे थे। वह एलिस की ठंडी बांह से दूर नहीं हटी। इसका क्या मतलब था? वह कितना जानती थी? भविष्य के उस स्थिर क्षण में वह मेरे बारे में क्या सोचती थी? फिर दूसरी छवि, बिल्कुल वैसी ही, फिर भी अब भयावहता से रंगी हुई। एलिस और बेला मेरे घर के सामने बरामदे पर, उनकी बाहें अभी भी एक दूसरे के चारों ओर दोस्ती के भरोसे में लिपटी हुई थीं। लेकिन अब उन बाहों में कोई अंतर नहीं था। दोनों सफ़ेद, संगमरमर की तरह चिकनी, स्टील की तरह सख्त थीं। बेला की आंखें अब चॉकलेट के रंग की नहीं थीं। पुतलियों का रंग चौंकाने वाला, चमकीला लाल था। उनमें छिपे रहस्य अथाह थे, स्वीकृति या वीरानी। ये बताना असंभव था। उसका चेहरा ठंडा और अमर था। मैं सिहर उठा। मैं सवालों को दबा नहीं सका, जो एक जैसे थे, लेकिन अलग अलग। इसका क्या मतलब था कि यह कैसे हुआ? और अब वह मेरे बारे में क्या सोचती है? मैं इस आखिरी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अगर मैंने अपनी कमजोरी और स्वार्थ के कारण उसे इस खाली आधी जिंदगी में धकेल दिया, तो निश्चित रूप से वह मुझसे नफरत करेगी। लेकिन एक और भी भयावह छवि थी जो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आई थी। मेरी अपनी आंखें, मानव रक्त से गहरे लाल रंग की, राक्षस की आंखें। मेरी बाहों में बेला का टूटा हुआ शरीर, राख जैसा सफ़ेद, सूखा हुआ, बेजान। यह इतना ठोस, इतना स्पष्ट था। मैं ये सब देख नहीं सकता था। इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने इसे अपने से दूर करने की कोशिश की। मन, कुछ और देखने की कोशिश की, कुछ भी। उसके जीवित चेहरे पर फिर से अभिव्यक्ति देखने की कोशिश की जिसने मेरे अस्तित्व के अंतिम अध्याय के लिए मेरे दृश्य को बाधित किया था। सब बेकार। एलिस की उदास दृष्टि मेरे सिर में भर गई, और मैं उसके कारण होने वाली पीड़ा से अंदर ही अंदर तड़प उठा। इस बीच मेरे अंदर का राक्षस खुशी से भर गया। वह अपनी सफलता की संभावना से बहुत खुश था। इससे मुझे बुरा लगा। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। भविष्य को दरकिनार करने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। मैं एलिस के सपनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं कोई दूसरा रास्ता चुन सकता था। हमेशा एक विकल्प होता था। वहाँ होना ही था।